आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाइपलाइन में धमाका। सुई गैस की कराची के मुतासर होने की तरदीद कर दी गई है। तर्जुमान सुई गैस की फ्राहमी मुअत्तल रहने का तासुर गलत है, ऐसा कहा जा रहा है। कराची में गैस की फ्राहमी पर कोई असर नहीं होगा। पाइपलाइन में धमाका, सुई गैस ने कराची के मुतासर होने की तरदीद कर दी है। तर्जुमान सुई गैस के फराहमी मुअत्तल रहने का तासुर गलत है। आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान की जानिब जो है उस खदशा है और ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वहाँ पर धमाका हुआ है, लेकिन उस धमाके से कराची भी मुतासर हो रहा है, ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसकी तरदीद की गई है। बात कर लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा, तरदीद आई है तर्जुमान सुई गैस की तरफ से? जिस गैस ने वजाहत की कि बलूचिस्तान के शहर कनकोट में होने वाली गैस पाइपलाइन के ब्लास्ट के बारे में मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही है और ये बताया जा रहा है कि कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के बड़े शहरों को गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी, जिसको सरासर गलत करार दे दिया। और ये भी कहा कि कनकोट में किए गए ब्लास्ट का कराची या सिंध या बलूचिस्तान के बड़े शहरों की गैस फराहमी पर कोई असर नहीं होगा। तर्जुमान ने कंफर्म किया और कहा कि गुज़िश्ता रोज ही गैस ने बताया था कि दो बड़ी गैस फील्ड से सप्लाई नहीं मिल रही है। इन दो गैस फील्ड में से निमत विसाल से गैस दोबारा मिलना शुरू हो गई है, जबकि कुमर पसाकी से अभी भी टेक्निकल वजूहत की बिना पर गैस सप्लाई मुअत्तल है। और ये कहा कि तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी की जाए, लेकिन ऐसी खबरें कि यानी कि जो सुई से जो है कराची को गैस सप्लाई नहीं मिलेगी, ये सरासर गलत है। इसकी वजाहत कर दी है और साथ में ये भी कहा है कि जो एक गैस फील्ड जो है वो बहाल भी हो गई, सिर्फ एक जो है निमत दसाल उस पर दोबारा जो है गैस के लिए जो काम किया गया था वो बहाल कर दी गई है, जबकि कुनर पसाकी पे अभी भी तकनीकी वजूहत से गैस फराहमी नहीं मिल रही है, उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा, इससे पहले भी जब गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ था बलूचिस्तान, तब भी कराची में सुई गैस के तर्जुमान ने इब्तदाई तौर पर यही कहा था कि कराची मुतासर नहीं होगा, लेकिन फिर हमने देखा कि कराची मुतासर हुआ, बल्कि बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। तो अभी भी इब्तदाई तौर पर तो यही कह दिया गया है कि मुतासर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आने वाले चंद घंटों में हो जाए। जी, यहाँ पे देखा जाए कि जो सिस्टम है हमारा, उसको हमें देखना होगा। इस वक्त जो सिस्टम में अगर हमारी जो सुई से जो आती है, किसी नॉर्दर्न सुई सॉदर्न दोनों को गैस सप्लाई की जाती है। यहाँ पे ये बताया कि जो वहाँ पे सप्लाई है तो उसकी लाइन को बंद करके जो बैकअप लाइन है उससे सप्लाई जारी होती है, ये चीज गैस का कहना है। साथ ही कहा है कि तासुर देना कि सुई से जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो है जो पूरे सिंध और बलूचिस्तान में गैस सप्लाई नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल गलत है। मुसलसल जो है सप्लाई आ रही है, लेकिन जो दो गैस फील्ड जो मुतासर हुई थी जो तकनीकी वजूहत पर, उसमें से एक गैस फील्ड बहाल हो गई है। एक गैस फील्ड है जो कि 100 MMCFD गैस देती है, मजमूई तौर पर 120 MMCFD शॉर्टफॉल हुआ था। निमत विसाल गैस फील्ड से जो है कहा जा रहा है कि गैस दोबारा मिलना शुरू हो गई है, जबकि कुनर पसाकी जो बड़ी गैस फील्ड है इसमें तकनीकल वजूहत की बिना से गैस सप्लाई मुअत्तल है, वो भी जल्द बहाल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो बताया गया इसी तरह गैस की जानिब से जो क्लियर किया है कि जो बलूचिस्तान के शहर कनकोट में जो पाइपलाइन पे जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जो गर्दिश कर रही है कि कराची समेत सिंध भर में गैस सप्लाई मुअत्तल रहेगी, उसको सरासर गलत करार दे दिया है और कहा कि तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिससे जो घरेलू सार्फिन है उनको गैस फराहमी मुकम्मल मिलती रहे, जिसके लिए हम गैस लोड मैनेजमेंट भी करेंगे। जैसे कि गैस ने कहा है सिंध में CNG स्टेशन 48 घंटे के लिए हफ्ते की सुबह 8 बजे से बंद कर दिए जाएंगे, जो कि चीज की चुप चलेंगे। और अभी अपडेट आई है कि अब ये फैसला किया है कि जो सिंध में तमाम इंडस्ट्रीज हैं और निजी बिजली घर जो कैप्टिव पावर कहलाते हैं उनको भी 48 घंटे के लिए हफ्ते की सुबह 8 बजे से बंद कर दिया गया है। और ये जो गैस लोड मैनेजमेंट की जाएगी तो 100 से 120 MMCFD गैस शॉर्टफॉल वहाँ से पूरा किया जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा अशरफ के अभी धमाके से तो कराची मुतासर नहीं हुआ, लेकिन जब मेंटेनेंस होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पे बंद की जा सकती है गैस कराची की? जी बिल्कुल दुरुस्त सवाल है ये, क्योंकि जो मेंटेनेंस के नाम पे जैसे तकनीकी खराबी है, एक गैस फील्ड अभी भी आउट है सिस्टम से, तो उसकी वजह से गैस के जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। और कराची में मैं बताऊँ कि मुख्तलिफ इलाके हैं जो आपके दूर दराज इलाके लगते हैं, सिस्टम से दूर है, वहाँ गैस सप्लाई जो हम रोज खबरें देते हैं वहाँ गैस नहीं मिल रही है। कि अमूमी तौर पर कराची में, पूरे कराची में रात 11 बजे से 6 बजे तक अमूमी तौर पर गैस नहीं होती थी, गैस प्रेशर लो हो गया। और उसी तरह गैस भी कह रही है कि गैस सप्लाई कम होती जा रही है क्योंकि पैदावार में कमी का सामना है, कोई नई गैस फील्ड से बड़ी गैस नहीं मिली है, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ रही है। साथ ही देखा जाए जहाँ भी LNG की जो बात करते हैं, LNG भी जो पावर सेक्टर को दी जा रही है, उसका जो प्रेशर है वो भी उस पर मुंतकिल हो रहा है। तो गैस पाइपलाइन को जो है देखा जाए जहाँ से लाइन पैक को बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं। और कराची एक बड़ा शहर है, मजबूत तौर पर आपको मैं बताऊं कि इंडस्ट्री
7 इंडस्ट्री जोन हैं जिसमें 24,000 छोटी बड़ी सनतें हैं। 7 में जो घरेलू सार्फिन है तो 35 लाख सार्फिन है, उनको गैस की सप्लाई जो पाइपलाइन के जरिए देने के लिए इकदाम किए जाते हैं। और ये बहुत बड़ा इकदाम है कि जो इसका इम्पैक्ट है, कोई भी जो 32 गैस फील्ड है उसमें से 1 या 2 या 3 गैस फील्ड जाती हैं तो सिस्टम में लाइन पैक कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं मिलता है। और यहाँ पे दूसरे काम शुरू है कि कराची में जैसे गैर कानूनी तौर पर जो पंप यूज करके गैस को इस्तेमाल करते हैं वो एक खतरा बढ़ जाता है। अब ये तमाम खतरा को देखा जाए, गैस चोरी भी होती है, उसके बाद जो आप पंप इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये तमाम इल्जाम को बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गैस के बाद बिजली की लोड शेडिंग की बात कर लेंगे। लोड शेडिंग बेकाबू है और लोड शेडिंग के जिन ने तिजारती मराकज़ को भी अपनी लपेट में ले लिया है। मार्केट के ताजिर लोड शेडिंग से परेशान हो गए हैं। दुकानदार कहते हैं कि 12 घंटों की लोड शेडिंग के बावजूद 22,000 का बिल आ रहा है। मजीद जानते हैं, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काविश। दिल्ली मार्केट की मार्केट में भी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ की जो कारोबारी सरगर्मी है वो मुतासर हो रही है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आई साहब ये बताइएगा कितने घंटों की लोड शेडिंग हो रही है और कितनी मुश्किलात है? भाई लोड शेडिंग की वजह से तो हमें बहुत मुश्किलात है और तकरीबन समझो कि दिन में 12 घंटे लोड शेडिंग रहती है और 6 घंटे इसमें लाइट आती है। उस 12 घंटे के भी आप बिल पूछ लो तो भाई 16,000, 18,000, 22,000 रुपये बिल आ रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो वही हो रहा है कि हमें साथ गैर मुल्कों वाला हिसाब किताब हो रहा है, ना कोई इंसाफ हमें यहाँ मिल रहा है। महंगाई का पूछो, आए दिन तो महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने के अशिया, पहनने के अशिया, किसी भी अशिया के आप देख लो तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी गैर मुल्क में रह रहे हैं, हमारा अपना मुल्क नहीं है ये। आई साहब ये बताएं, अगर बिजली नहीं मिलेगी तो फिर कैसे होगा कारोबार? ये कारोबार तो नहीं होता है, कारोबार ख़त्म हो गया, मैशत ख़त्म हो गया। ये लोग एक दूसरे का टांग खींच रहा है, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये अपना कुर्सी का अपने इक़्तिदार के पीछे में लगा हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है, हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है। गरीब तो मर गया, अभी हम लोग कारोबारी लोग हैं, हम लोग को भी ज़िंदगी जो है ना मुश्किल हो गया। अभी बिल डबल आ रहा है, बिजली होता ही नहीं है, कारोबार है ही नहीं, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास खाने का पैसा नहीं है। जो दिन को कमाता है रात को खाता है वो भूख से मर रहा है। अभी जो गवर्नमेंट में बैठता है, जो कुर्सी पे बैठा है, वो उसको फिक्र अपने चौकी का फिक्र है, अपने इख्तिदार का फिक्र है, एक दूसरे का टांग खींच रहा है, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। बिल्कुल देखें, लोग परेशान हैं और कहते हैं कि हुक्मरान जो है वो सिर्फ अपनी सीट के चक्कर में है, लेकिन आवाम इस वक्त परेशान है। अगर मैं अपने कैमरामैन शाहजेब से कहूँ तो वो दिखा सकें, इस वक्त जो ताजिर हैं वो फारिग बैठे हुए हैं, क्योंकि जब बिजली मैसर नहीं होगी तो यकीनन काम करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त पूरी मार्केट में लोड शेडिंग का मसला, और इस हवाले से जो दुकानदार है वो ये मुतालबा करते हुए दिखाई देने कि लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उसको कम किया जाए, और ख़ास तौर पर जो के इलेक्ट्रिक के ज़ायद बिल आ रहे हैं उस हवाले से भी शदीद। कराची के 4 अस्पतालों में 9 एम्बुलेंसेज खराब हो गईं। फंड्स की किल्लत के बायस मरम्मती काम कराने के बजाय एम्बुलेंसेज को एक तरफ खड़ा कर दिया गया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची की 4 में से 3 एम्बुलेंस नकारा खड़ी हैं। मज़ीद जानते हैं इरफान अब्बासी से। इरफान, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध की जानिब से ख़ासतौर पर वज़ीर सेहत की जानिब से तमाम अस्पतालों को हिदायतनामा जारी किया गया था कि वो अपने अस्पतालों के अंदर जो एम्बुलेंसेस खड़ी हैं उनको दुरुस्त हालत के अंदर लाएं, ताकि मरीज़ों को अस्पताल से जो टर्शी केयर हॉस्पिटल हैं, चाहे जिन अस्पताल हो, अब्बासी शहीद अस्पताल हो या फिर सिविल अस्पताल हो, वहाँ पर मरीज़ों को मुंतकिल करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसके बावजूद कराची के 4 बड़े अस्पतालों के अंदर इस वक्त 7 एम्बुलेंसेज जो वो ख़राब पड़ी हैं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 एम्बुलेंस ख़राब है, जबकि अगर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद की जिक्र करें तो वहाँ पर भी 2 एम्बुलेंस जो हैं वो ख़राब हालत के अंदर खड़ी हैं, जबकि इब्राहिम हैदरी अस्पताल, इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल और जो सिंध सर्विसेज अस्पताल है यहाँ पर भी एक एम्बुलेंस जो है वो ख़राब है, जिसको दुरुस्त हालत के अंदर नहीं लाया जा सका है। ताहम ज़राए का कहना है कि ये जो ख़राब एम्बुलेंसेज हैं इनकी मद में जो फ्यूल आता है वो बदस्तूर आ रहा है। ताहम जो एम्बुलेंसेज हैं उनको दुरुस्त हालत कर लाने के लिए किसी भी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमने कोशिश की थी कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद और सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी की जो इंतज़ामिया है उनका मौक़िफ़ जान सकें, उनसे मालूम कर सकें कि ये जो एम्बुलेंसेज हैं वज़ीर सेहत की सिंध की जानिब से हिदायत के बावजूद क्यों जो है वो दुरुस्त हालत के अंदर नहीं लाई जा सकी हैं। इसके बावजूद जो मुताल्लिक़ा अस्पतालों की इंतज़ामिया उनकी जानिब से किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया गया था। ताहम जो
अस्पतालों के अंदर इस वक्त भी एम्बुलेंसेज वो उनके अंदर अगर मामूली सा भी काम होता है तो बजाय इसके कि उस काम को दुरुस्त कराया जाए, उसको ला करके यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है और फिर वो खड़े खड़े जो है वो मौसम की नज़र हो जाती हैं। इस हवाले से इसका तमाम तर जो नुकसान है वो गरीब मरीज़ों को भुगतना पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर इस सूरत हाल के ऊपर जो है वो गौर किया जाए, इस सूरत हाल का नोटिस लिया जाए और जो एम्बुलेंसेज जिन जिन अस्पताल के अंदर ख़राब पड़ी हैं उनको दुरुस्त हालत में लाया जाए ताकि मरीजों को जो है वो एक से दूसरे अस्पताल के अंदर मुंतकिल आसानी हो सके। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने पैदावारी लागत बढ़ने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। चीफ कोऑर्डिनेटर शेख शफीक ने कहा है कि हुकूमत ने 2020 और 25 की टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई और ख़ुद ही अमल नहीं कर रही। इस हवाले से बात करेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। माशी सूरत से हर कोई परेशान है, ताजिर हो, सनतकार हो। कंसर्न्स ये हैं कि पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जो सरपरस्त आले हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं शेख शफीक से क्या सूरत हाल है, क्या इतने महंगी बिजली, इतने महंगे किराए पे क्या इंडस्ट्री चल पाएगी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं सर? इस वक्त बात पोजिशन ये है कि हमारे जो कम्पिटिटिव कंट्री हैं जैसे वियतनाम है, बांग्लादेश है, इंडिया है, पहले तो हम यही कहते हैं कि हमारे 12 से 15% कास्ट ऑफ डूइंग ज़्यादा है, लेकिन हम किसी न किसी तरीके से उसको लेकर चल रहे थे। और इस वक्त तो ये पूछो ना कि हमारी जो कास्ट ऑफ डूइंग उनकी कम्पिटिटिव कंट्री से 20 से 25% तक बढ़ चुकी है। तो जो कि एक अगर किसी को $1 में वियतनाम या इंडिया से माल मिलता है तो हम $1.25 में क्यों लेगा? उसकी वजह यही है कि हमारा जो है ना गवर्नमेंट जो है उस पे जो 2020 और 2025 पे अगर उस पे जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई है अगर वो उस पे अमल कर लें तो वो उससे काफ़ी सारे एक्सपोर्टर के मसाइल हल हो सकते हैं। उसमें इंसेंटिव इलेक्ट्रिक का भी है, गैस का भी है, डीएलटी वगैरह भी हैं जो कि हमारे कास्ट ऑफ डूइंग को कम कर सकते हैं और उससे एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। लेकिन वजह समझ में नहीं आती कि खुद ही इन्होंने पॉलिसी बनाई है 2020-2025 तो उस पर हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे। अच्छा सर, अगर देखा जाए यहाँ पे डॉलर की कदर में तेज़ी से उतार चढ़ाव हो रहा है, 230 चला गया, अब 300 पे आ गया, 300 से नीचे आ गया, तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं कि अगर तेज़ी से उतार चढ़ाव किसी भी दुनिया की कोई करेंसी में आपने देखा है? ये जो उतार चढ़ाव जो तेज़ी से अप एंड डाउन होता है इससे जो है बिजनेसमैन जो है ना वो काफ़ी शोशोपाई में मुब्तला होता है, प्रॉब्लम में आ जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कास्ट वो कर नहीं सकता ना, वो रॉ मटेरियल की कास्ट कर सकता है, पता नहीं $300 हो या 350 हो जाना है या $250 हो जाना है। अगर इस वक्त वो इम्पोर्ट करता है माल, सपोज $300 है तो जब उसका माल आता है तो $350 हो गया या $250 हो गया इम्पोर्ट जब करता है तो फिर वो भी सारी चीज़ें हैं जो कास्ट ऑफ डूइंग में फ़र्क पड़ जाता है। इसको स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डॉलर में कुछ भी हो जो भी रेट हो तो उसके मुताबिक होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हम तजावीज़ भी दी हैं और कहा है कि अगर बरामदात को बढ़ाना है तो जो कि रिफ़ंड हैं जो रुके हुए हैं उनको जारी करना होगा। जो बिजली के टैरिफ की बात है जो मुसलसल इजाफा किया जा रहा है तो एक्सपोर्ट सेक्टर को जो बेहतरीन जो रेट देने के लिए जो तजावीज़ दी गई थी, जो पॉलिसी मरतब की गई थी उस पर अमल दरामद करना होगा। जी, चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह कहना है कि रबीउल अव्वल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिदमात की फराहमी की हिकमत अमली मुरतब करके इस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, रबी अव्वल की आमद है और शहर में बेपनाह ऐसे अमूर हैं जो इस सिलसिले में अंजाम देने हैं ताकि आशिकान रसूल को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि बल्दियाती इदारों में ट्रांजिशन पीरियड है जो कि अपने अख्ताम की जानिब तो गामज़न है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बाइख्तियार नहीं हो सके हैं चूँकि अवाम का दबाव भी है उन पर, तो इस हवाले से वो अपने तौर पर इन तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ गुलबर्ग टाउन से और नुसरतुल्लाह जो कि चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब, फरमाइएगा रबी अव्वल की तैयारियों के हवाले से जो प्रिपरेशन है आपकी वो किस नहज पर है और क्या क्या रुकावटें जो हैं इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान आपको फेस करनी पड़ रही? जैसे कि मालूम है कि आपको रबी अव्वल का महीना आमद है उसकी और गुलामान मुस्तफ़ा जो है वो इसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं और अलहम्दुलिल्लाह उसी तरीके से गुलबर्ग टाउन के जो पूरा टीम है उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं
और ख़ास तौर पे सैनिटेशन है। उसके बाद से हमने ग्रेजुअली यूसीज़ के विज़िट्स भी किए हैं और रोज़ की बुनियाद पर हमारे यूसीज़ के लोग जो है इसके बाकायदा मीटिंग्स कर रहे हैं और डे बाई डे उसका जायज़ा भी ले रहे हैं। इस तरह टाउन के अंदर भी कमेटियाँ बना दी गई हैं और उसके हवाले से मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट्स थी यूसीज़ से वो टाउन्स में ली गई हैं। कुछ काम यूसीज़ के हवाले कर दिए हैं, कुछ काम टाउन्स उसको बड़े जो काम है वो टाउन्स देख रहा है उसको। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा का जो बार रबीउल अव्वल का बहुत शाया निशान तरीके से इंशाल्लाह इसको मनाएंगे और इसके अंदर जो भी भले ट्रांजिशन का अमल तो वो जो चल ही रहा है, लेकिन ये ऐसा मौका है कि हम इस पे पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल नुसरतुल्लाह कह रहे थे, चेयरमैन हैं गुलबर्ग टाउन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वसाइल ना होने के बराबर हैं, लेकिन हिकमत अमली ऐसी मुरतब की जा रही है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिट किया जा सके और ख़ास तौर पे रबी अव्वल की तैयारियों के हवाले से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर मीटिंग भी हो रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद अपडेट कर रहे थे। लायंस एरिया स्कूल में जनरेटर का धुआं भरने का वाकया, स्कूल में धुआं भरने से मुतादिद बच्चे बेहोश। राय के मुताबिक चीपा पुलिस और रेस्क्यू का अमला जाए वक़ुआ पर मौजूद है। मज़ीद जानते हैं, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख का अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ये अब से कुछ देर कबल का ये वाकया है। लायंस एरिया कंप्रेसर मार्केट में कायम जो है वो ये स्कूल है जहाँ पे जनरेटर का धुआं जो है वो भर जाने की वजह से मुताबिद बच्चों की बेहोशी का जो है वो ये इत्तला रेस्क्यू इदारों को जो है वो मौसूल हुई, जिसके बाद फौरी तौर पे जो है वो रेस्क्यू का अमला, पुलिस का अमला जो है वो जाए वक़्वा पे स्कूल पे जो कायम है वहाँ पे जो है वो पहुँचा है और इब्तिदाई जो है वो मालूमात पे जो है वो ये मालूम हो सका है कि 30 से 35 बच्चे जो है वो बेहोशी की हालत में जो है वो मौजूद थे, जहाँ पे जो स्कूल में जो अमला था टीचर समेत वो बेहोश हो गया था जनरेटर का धुआं भर जाने से। और ये क्योंकि इलाकाई स्कूल है और रिहायशी जो है वो करीब के जो रिहायशी हैं उन्हीं के बच्चे जो है वो यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो अपने बच्चों को जो है वो जैसे ये इत्तला मिली तो तमाम जितने भी बच्चे हैं जो कि बेहोश थे उनकी वालिदैन आके उनको जो है वो अपने घरों को जो है वो ले गए। जबकि रेस्क्यू जराये से जो है वो ये इत्तला मौसूल हुई है कि एक जो है वो टीचर जिला अस्पताल, क्योंकि उनकी हालत खैर हो गई थी तो उनको जिला अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया था, जिसके बाद अब उनकी जो है वो तबीयत जो है वो बेहतर है। इस वक्त तमाम बच्चे जो है वो रेस्क्यू जो है वो अपने घरों को जो है वो ले गए हैं वालिदैन, और इस वक्त रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है और स्कूल के बाहर, और अभी इस वक्त पुलिस और रेस्क्यू का अमला जो है वो स्कूल के बाहर मौजूद है और देख रहा है कि अंदर कोई और जो है वो बच्चा जो है वो ना हो जिसकी हालत जो है वो गैर हो और वो बेहोश हो। शाहरुख, ये बताइएगा, इसी किस्म का वाकया चंद महीने कबल भी पेश आया था और उसमें भी हमने देखा था बहुत सारे बच्चे और असातिज़ा बेहोश हो गए थे, जिसके बाद हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि तमाम स्कूलों की मेंटेनेंस को चेक किया जाएगा, तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल इस वक्त जो है वो ये हमें इब्तिदाई तौर पे जो इत्तला मिली है इलाका मकीन से, उन्होंने ये बताया है कि ये 30 गज पे जो है वो ये स्कूल कायम था, 30 गज पे जो है वो एक स्कूल कायम था और जिसको जो है वो तहकीकात इदारों को करनी चाहिए कि ये स्कूल जो है वो रजिस्टर्ड है भी या सिर्फ ये जो है वो 30 गज पे इन्होंने बोर्ड लगा के स्कूल जो है वो चलाना शुरू कर दिया। इसके ऊपर भी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए और 30 गज के ऊपर ये स्कूल जो है वो कायम है, जिसमें जो है वो बताया गया है इलाका वकील की जानिब से कि ये जो है वो 30 गज के ऊपर जो है वो कसीरुल मंजिला जो है वो इमारतों में जो है वो क्लासेस कायम की गई थी, जिसमें बच्चे जो है वो ज़ेरे तालीम थे और जो जनरेटर था वो भी जो है वो अंदर ही मौजूद था, जो कि बच्चों को जो है वो जब जनरेटर लाइट गई तो ऑन किया गया और उसका धुआं भर जाने की वजह से मुतादिद बच्चे जो है वो बेहोश हुए। चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से, क्योंकि ये मुतवस्सित तबके का जो है वो स्कूल है और चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जो है वो ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया, मगर अभी कोई भी जो है वो तशवीशनाक हालत में जो है वो बच्चा जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया। सिर्फ एक टीचर की जो है वो हालत गैर थी, वो भी अब जो है वो स्टेबल है। अच्छा शाहरुख, जिस तरह आपने अभी बात की है माफ़ कीजिएगा, जिस तरह अभी आपने बात की है कि ये रजिस्टर्ड है भी या नहीं, तो इनके मामलात ही पूरे नहीं है। 30 गज में ना तो यहाँ प्ले एरिया होगा, ना ग्राउंड होगा, ना दीगर फैसिलिटीज़ होंगी, तो ये तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता। अगर रजिस्टर्ड होगा तो फिर महकमा तालीम के ऊपर बात आएगी।
जी बिल्कुल, देखें इस वक्त महकमा तालीम को ही चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे एक्शन लें, और क्योंकि ये स्कूल 30 गज पे जो है वो 30 से 40 गज पे कायम किया गया है। इलाका मकीन के मुताबिक बताया जा रहा है कि 30 से 40 गज पे जो है वो कायम ये जो है वो स्कूल है, और इसको जो है वो एक तरीके से जो है वो फ्लोर के थ्रू जो है वो इसको बड़ा किया गया, और उसी में जो है वो क्लासेस जो है वो कायम थी और बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम थे। टीचर्स का मियाद भी जो है वो उसी हिसाब से होगा, क्योंकि इलाकाई स्कूल है, और क्योंकि इलाकाई स्कूल होने की वजह से तमाम जो यहाँ पे इसकी जो तालीमी हैसियत है वो भी जो है वो बिल्कुल जो है वो गैर मेयारी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे, क्योंकि इलाकाई स्कूल है, मुतवस्सित इलाके का ये स्कूल है जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है, जिसमें आज जो है वो 30 से 35 बच्चे जो है वो इनिशियल तौर पे बेहोश हो गए जनरेटर का धुआं भरने से, और टीचर भी जो है वो उनकी भी हालत गैर हुई, जिसमें एक टीचर को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया, और ये 30 से 40 गज पे जो है वो स्कूल कायम है, और महकमा तालीम को ठीक है। शाहरुख शाह हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, आगाह कीजिएगा, स्कूल को तो सील कर दिया गया है, तो क्या स्कूल प्रिंसिपल का कोई रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है इस मामले पर? जी बिल्कुल, देखें कि स्कूल प्रिंसिपल का अभी तक ऐसा कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, और जहां तक हम बात करें बच्चों की, तो बच्चे जो है वो 30 से 40 तक बेहोश हुए, जिनकी तबीयत नासाज थी, और सुनने में ये देखने में ये आया है कि 10 के करीब बच्चे जो है उनकी कैफियत जो है वो काफी सीरियस हुई, और अस्पताल जो है वो किसी को मुंतकिल नहीं किया गया। उनके लवाहिकीन जो है उन्हें अपने घर ले गए, तो वहीं से जो है वो अस्पताल लेके जाएंगे। चीफ ज़राए का ये कहना है कि स्कूल को सील कर दिया गया है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। अब जो है वो कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल का जो है जो प्रिंसिपल की जो भी कार्रवाई की जाएगी तो वो सामने आएगी। अब तक ऐसा जो है वो कुछ भी देखने में नहीं आया। अच्छा अक्सर, ये भी बताइएगा बच्चों के वालिदैन की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी, बच्चों के वालिदैन के सामने से जो है वो ये देखने में आया कि वो लवाहिकीन जो है उन्हें घर ले गए फौरी तौर पर, बजाय कि अस्पताल लेके जाते, और घर लेके जाने के बाद जो है वो अपनी ट्रीटमेंट खुद ही बच्चों की जो है वो कर रहे हैं, और जिनकी तबीयत ज्यादा सीरियस हुई है उनके वालिदैन भी जो है उन्हें बजाय अस्पताल ले जाने के घर ही लेके गए हैं, और साथ में जो है वो खुद ही कह रहे हैं कि हम खुद ही अपने बच्चों को जो है वो देख लेंगे। जी, अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, शाहरुख शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, ये बताइएगा कि धुआं भर गया था, पुलिस और रेस्क्यू का अमला वहां पर मौजूद है, क्या बताया जा रहा है, किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता था ये जनरेटर? जी बिल्कुल, देखें पहले माही में भी ऐसे जो है वो हादसा नुमा हुए हैं कि जो है वो धुआं भर जाने से मुताबिक जो है वो हलाकतें भी जो है वो सामने आई हैं, मगर जो है वो अल्लाह पाक ने जो है वो करम किया है कि कोई भी जो है वो जो बच्चा है उसकी हालत जो है वो गैर नहीं हुई, और इनिशियल तौर पे जो घर वाले हैं वो फौरी तौर पे जो है वो अपने बच्चों को स्कूल से जो है वो अपने हमरा जो है वो देख के चले गए, जिसके बाद जो टीचर्स थी उनकी जो है वो हालत गैर हुई, और इस वक्त एक टीचर की हालत जो है वो गैर थी, जिसके बाद उनको भी जो है वो हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया था, जिला अस्पताल मुंतकिल किया था, जहाँ पे उनको तिबी इमदाद जो है वो फराहम करने के बाद उनकी तबीयत भी जो है वो उसमें भी बेहतरी आई है। ये अफसोसनाक जो है वो वाक़या है। इस तरीके से अगर जो है वो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जाता, और मुताबिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे इसी तरीके से जो है वो छोटी आबादियों में जो गैर कानूनी तौर पर स्कूल जो है वो चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो नुकसान है वो बच्चों को और उनके घर वालों को जो है भुगतना पड़ता है। ये जो है वो इस वक्त इनिशियल जो है वो अपडेट मौसूल हुई थी कि 30 से 35 बच्चे जो है वो स्कूल में जो है वो बेहोश हो गए थे, और उनकी हालत जो है वो खराब थी, जो कि जो है वो करीबी रिहायशी जो है वो बच्चे थे जिनकी हालत जो है वो गैर हुई थी, उसी इलाके में जो है वो उनकी रिहाइश भी थी, तो उनके वालिदैन जो है वो आके उनको अपने हमरा जो है वो घरों पे ले गए। ठीक है, शाहरुख शाह हमें अपडेट कर रहे थे, अक्सर शाहिद हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया दोनों का। अवाम पर महंगाई का एक और बोझ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए तक इजाफे की तजवीज़। फी लीटर पेट्रोल 321 रुपए 35 पैसे करने की तजवीज़ भेज दी गई। मजीद बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा।
जी देखा जाए जो पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए तो रिफाइनरी और जो दरामदी बिल है उसको देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ भेज दी गई है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें इस वक्त $90 फी बैरल से तजावज़ कर गई हैं और पिछले 15 दिनों में खाम तेल की कीमतों में 6% से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। लागत बढ़ने और डीलर्स मार्जिन में इजाफे पर कीमतों में मजीद इजाफे का बोझ पड़ेगा। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जिससे फी लीटर पेट्रोल अगर इससे अमल दरामद होता है तो 305 रुपए 36 पैसे से बढ़कर 321 रुपए 35 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच जाएगा। 1 लीटर डीजल जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 13.5 रुपए इजाफे की तजवीज़ की गई है और फी लीटर डीजल जो है 311 रुपए 84 पैसे से बढ़ाकर 325 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे भेजने की तजवीज़ की गई है। ये भी कहा है कि 1 लीटर जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमत 10 रुपए इजाफे की तजवीज़ भेजी गई है, जबकि लाइट स्पीड डीजल जो कि आपका ज़राअत में इस्तेमाल होता है ट्यूबवेल में और ट्रैक्टर में, तो उसमें जो 8.5 रुपए 80 पैसे इजाफे की तजवीज़ की गई है। यहाँ पर बताया गया ज़राए ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से हतमी फैसला करेंगे। मंजूरी अगर मिलती है तो उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी जारी की जाएगी, जिसका इतलाक जो है जो 15 सितंबर की रात 12 बजे से होगा। ठीक है अशरफ खान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉलर कमजोर, रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 40 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर 297.96 रुपये से कम होकर 296.50 रुपये पर आ गया है। पर भी बात करेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। जी देखा जाए क्रैकडाउन के असरात देखे जा रहे हैं और इंटरबैंक में डॉलर जो है 1 रुपये 40 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 297 रुपए से भी नीचे आ गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। देखते हैं इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए 10 पैसे की बुलंद तरीन सतह से अब तक 10 रुपए 60 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर सस्ता होने से महंगाई की बढ़ती हुई रफ्तार कम हो जाएगी, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि दरामदी लागत कम होगी, उसका असर अशिया की कीमतों पर होगा। ओपन एक्सचेंज में देखा जाए आज डॉलर जो है 298 रुपये की सतह पर बरकरार है। ये भी देखा जाए 30 रुपए से गिरकर 298 रुपए पर आ गया। तकरीबन 32 रुपए जो ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता हो चुका है, क्योंकि क्रैक डाउन हो रहा है, जिसके बाद डॉलर के स्मगलर का माफिया जो है गायब हो गए। सिर्फ इस वक्त डॉलर फरोख्त करने वाले ओपन एक्सचेंज में नजर आ रहे हैं, जिससे सप्लाई बढ़ी है और ओपन मार्केट से तकरीबन इंटरबैंक में 5 करोड़ डॉलर की सप्लाई हुई, जिसकी वजह से इंटरबैंक में भी कमी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस में वाइस चांसलर की तकर्री से मुतालिक समाअत हुई। समाअत से मुतालिक तफसीलात बताएंगे बिलाल अहमद। जी, इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस के वाइस चांसलर की तकर्री का ये तनाज़ा है। साबिक वाइस चांसलर नज़ीर अशरफ लगारी हैं, जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने भी एक अपील दायर की थी। आज सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है और दोनों अपीलों को मुस्तरद करते हुए जो सिंगल बेंच का फ़ैसला था उसको बरकरार रखा है। सिंगल बेंच ने 15 अगस्त को एक हुक्म इम्तनाई जारी किया था, जिसके तहत सिंध हाई कोर्ट ने जो वाइस चांसलर हैं इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस के नज़ीर अशरफ लगारी, उन्हें मज़ीद काम करने से रोक दिया था, जिस फैसले के ख़िलाफ़ नज़ीर अशरफ लगारी और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि उनकी मुद्दत 23 जून 2023 को मुकम्मल हो चुकी है। 3 साल की मुद्दत के लिए वो तैनात हुए थे, लेकिन चूँकि नया वाइस चांसलर मुकर्रर नहीं हुआ, लिहाजा जब तक कोई नया वाइस चांसलर मुकर्रर नहीं होता वो अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देंगे और जारी रखेंगे। ताहम अब जो 2 रुकनी बेंच के रूबरू अपीलों में नज़ीर अशरफ लगारी ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि जो नया वाइस चांसलर जब तक तैनात नहीं होता उन्हें फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाएँ। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट ने चांसलर यूनिवर्सिटी को ये हुक्म जारी किया है कि वो मुतबादिल इंतज़ाम करेंगे। और अपडेट करने के लिए अजीज़ाबाद में गैर कानूनी पोर्शंस की तामीर अरूज पर पहुंच गई है। बात करेंगे जुनैद जावेद से। जी जुनैद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 8 में, जहाँ पर बरसाती बिल्डर्स ने जो है वो धूम मचा रखी है और यहाँ पर इलीगल जो पोर्शंस हैं उनको मुस्तकिल जो है वो बनाया जा रहा है। वैसे तो 120 गज के जो प्लॉट है उसके ऊपर ग्राउंड+2 जो है वो अलाउ किया जाता है रेजिडेंट्स के लिए, लेकिन जो है यहाँ पर एक कारोबार बनाया हुआ है बिल्डर माफिया ने। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाई, यहाँ आप लोगों ने बैनर्स भी लगाए, एहतजाज भी करें, क्या वजह है? मसला हल नहीं हो पा रहा और पोर्शंस बनते
चले जा रहे हैं? बहुत सारे बिल्डर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, इधर आ गए, इन्होंने अपने पोर्शंस बनाना शुरू कर दिए, आगे बेचना शुरू कर दिए इन्होंने, जिसकी वजह से डिसएडवांटेज इस जगह की ये हो गई है कि गटर उबलना शुरू हो गए और बहुत सारे मामला बिजली के कनेक्शन वगैरह में भी मामला आने लगे उसमें, जिसकी वजह से अब हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है इसमें मोहल्ला कमेटी को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, बट नथिंग रिस्पॉन्स हमारी तरफ से कुछ भी, मतलब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ सका, क्योंकि वो बिल्डर्स हैं एंड दे हैव रियली, मतलब वहाँ उनकी अपनी रिसोर्स है जिसकी वजह से कोई कुछ कर नहीं पाता है और वो अपने सारे काम कर लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असर रसूख बिल्डर रखते हैं। सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग तो यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत मुश्किलात होती होंगी, और ये पोर्शंस अब तो तीसरी के बाद चौथी मंजिल भी बनना शुरू हो चुकी है। भाई अब तो 5वीं बन रही है, यहाँ तो गली के अंदर 5वीं बन गई है। हम लोगों ने तो उसके लिए भी एहतजाज किया, केबीसी को भी नोटिस भेजा हुआ है, कितने लोगों को नोटिस भेजा, बल्कि उसके रिमाइंडर भी कराए हुए 3-3 दफा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। ये एक तो पानी का मसला है, उसकी वजह से सेवरेज का मसला है। मेरी तो ये समझ में नहीं आती, ये इतने गैर कानूनी है, इसके ना लेने वाले के पास उसके डॉक्यूमेंट्स है, ना बनाने वाले के पास उसके डॉक्यूमेंट्स है, ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स है ना कुछ, और फिर भी बनाए चले आ रहा है। बिल्डर्स पता नहीं किस तरह बना रही है, हमारी समझ से बाहर है। जी बिल्कुल, लेने वाले के पास भी कागजात नहीं, और एक गैर कानूनी कारोबार है जो कि इस वक्त उरूज पर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर कैमरामैन दिखाएंगे कि इस वक्त भी जो है यहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से बैनर्स लगाए हुए हैं, एहतजाज मुसलसल रिकॉर्ड कराया जा रहा है, लेकिन DG SBCA की जानिब से और दीगर जो आला हुकाम है उनकी जानिब से इस मामले के ऊपर जो है वो संजीदगी नहीं ली जा रही। जबकि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जो माजी में गुजरे हैं ताज सलीम, उनको भी एप्लीकेशंस जो है वो हजारों की तादाद में यहाँ के इलाके के लोगों ने लगाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है जुनैद, आपने हमें अपडेट किया। 7वीं ओलंपिक्स गेम्स के बॉयज़ थ्रो बॉल मुकाबले में दी एकेडमी स्कूल ने TFS स्कूल को शिकस्त दी। मजीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। ये 7वें स्टूडेंट ओलंपिक गेम में आज जो है वो 2 स्कूलों के दरमियान पहला मुकाबला खेला गया है थ्रो बॉल का, जिसमें दी एकेडमी स्कूल और TFS स्कूल के दरमियान ये मुकाबला हुआ। दी एकेडमी स्कूल ने जो है ये मैच विन कर लिया है 2-0 से। हम बात करते हैं दी एकेडमी स्कूल के कप्तान से। पहले आप मुझे बताइएगा कैसा रहा ये मुकाबला और किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे इंतजाम लगे आपको? यहाँ के इंतजाम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे टीम्स अच्छी आई हुई हैं। हमारे यूनिटी के साथ हमने खेला एज एन दी एकेडमी के। हमारा ये विज़न है कि हमारी ये सोच है कि हम यहाँ से ट्रॉफी उठा के लेके जाएँ एज एन फाइनल के अंदर, और यूनिटी के साथ खेला। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रही, टीम वर्क था, बहुत अच्छे पॉइंट्स स्कोर करे। मेरे दोस्तों ने भी, अहमद, शाहजेब, बहुत सारे लोग थे, काशिफ, मेरा नाम खुद अयान है। हम लोग दी एकेडमी स्कूल के 8th क्लास के, हम सब लोग एक बैच के दोस्त हैं, हम लोग एक साथ ही आए थे। देखिए हमारे साथ इनकी कोच भी मौजूद है दी एकेडमी की, हम उनसे बात कर लेते हैं। आयशा, मुझे बताइएगा, हमने देखा कि बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और इनके ये उम्मीद है कि ये अगला मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल भी क्वालिफाई करें, तो किस तरीके से आप इनको ट्रेन करती हैं और किस तरीके से ये पार्टिसिपेट करते हैं, क्या इनके दिमाग में चलता है, क्या कुछ सिखाया अब तक आप इनके में? हम लोग वैसे स्कूल में अपने पार्टिसिपेट करवाते हैं, इनको हम रेगुलर बेसिस पे इनकी प्रैक्टिसेस करवाते हैं डिफरेंट गेम्स की। जैसे हमारे डिफरेंट कैंपसेस हैं तो उसके डिफरेंट स्पोर्ट्स टीचर हम हायर करते हैं, उसके बाद हम इनकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस करवाते हैं। यहाँ पर एक 7 स्टूडेंट ओलंपिक सर मकबूला राई ने करवाया यहाँ पर। इससे स्कूल के बच्चों को स्पेशली बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, यहाँ पर उनको सीखने को बहुत कुछ मिला। एक उनको एक प्लेस मिल गई कि वो अपना आप टैलेंट शो करवाने के लिए, अपना गेम शो करवाने के लिए। तो आई होप कि इस तरीके के इवेंट्स और होने चाहिए ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और उनको एक्सपोजर मज़ीद मिलता है। देखिए हमारे साथ मौजूद थी दी एकेडमी की कोच, इनका ये कहना है कि बच्चों में काफ़ी जो है वो टैलेंट है, और ये बच्चे जो है इसी लेवल से यहाँ से स्कूल लेवल पे खेल के फिर आगे कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलेंगे और फिर नेशनल लेवल पे जो है अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। जी।